हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी साइंस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 जिसका नाम है आव्यूह और इसे क्या कहते हैं मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आव्यूह क्या होता है। तो आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। यानी आव्यूह क्या होता है, एक आयताकार, मतलब ये कभी भी एक आयत के जैसे कोई भी संख्या लेंगे और एक आयत में रख देंगे तो क्या बन गया, आव्यूह। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं 6 4 3 2 1 2, तो ये भी आयताकार संख्याओं का क्या बना, आयताकार विन्यास बना और इसे ही क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। फिर दूसरा लेते हैं 2 4 3 2, ये भी क्या बना, एक आव्यूह बना। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, आव्यूहों की कोटि। तो यहाँ पे कह रहा है कि m पंक्तियों तथा n स्तंभ वाले किसी आव्यूह की कोटि m क्रॉस n होती है। अब यहाँ पे पंक्ति और आव्यूह क्या होता है, तो सबसे पहले हम पंक्ति जानेंगे कि पंक्ति क्या होता है। तो पंक्ति इसे रो भी कहते हैं। मान लीजिए एक आव्यूह लेते हैं, जैसे 2 4 3 2 1 1 ले लिए, ये मैट्रिक्स हो गया। तो इसमें ये लाइन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स पंक्ति जाएगी, जिसको R1 R2 कहते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला जो हो जाएगा ना वो हमारा स्तंभ हो जाएगा, C1 C2 C3 कहते हैं। तो इधर से जो जाएगा उसको पंक्ति बोलेंगे और सीधा जो खड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, हम स्तंभ बोलेंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। तो m पंक्ति तथा n स्तंभ वाले किसी आव्यूह की कोटि m क्रॉस n क्या m क्रॉस n होती है। इसको आप R क्रॉस C भी बोल सकते हैं, यानी रो इंटू कॉलम भी बोल सकते हैं। जैसे इसकी ये जो आव्यूह दिया हुआ है इसकी कोटि क्या होगी, तो यहाँ पे देखिएगा कितने रो हैं, 2 रो और 2 कॉलम है, तो इसका 2 गुने क्या हो जाएगा, 2। रो भी 2 को हो गया, कॉलम भी कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रो कितना है, 1 2 3 है ना, तो 3 हो जाएगा इसका पंक्ति, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 और 3, तो स्तंभ कितने हो गया, 3, 3 गुने 3 हो गया। फिर इसकी कोटि देखेंगे तो 1 2 3 4 को 4 रो हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना, और इसके जो स्तंभ या कॉलम कितने हैं, 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो आपको आव्यूह की कोटि समझ में आ गई होगी कैसे निकालते हैं। रो और कॉलम को आपस में गुना कर देते हैं, वही क्या कहलाती है, आव्यूह की कोटि कहलाती है। उसके बाद हमारे पास एक आव्यूह के प्रकार, मतलब आव्यूह कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे स्तंभ आव्यूह हो गया, उसके बाद पंक्ति आव्यूह हो गया, तब वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, तत्समक आव्यूह और शून्य आव्यूह। बारी बारी से सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्तंभ आव्यूह क्या है इसको पढ़ते। ठीक है, तो वैसे आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, मतलब ऐसे आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ, पंक्ति कितना भी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन स्तंभ कितने हो, एक ही हो, अर्थात m क्रॉस n कोटि के आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहते हैं। यहाँ पे m का मान आपका अनंत हो सकता है, लेकिन इसके जो n होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 1 होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दिया, दूसरा में एग्जाम्पल, जैसे 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखिएगा कि इसके स्तंभ एक ही हुए और पंक्ति कितने हो गए, देखिए कितना, 2 3 4 5, तो यानी 5 गुना 1, यानी इसकी जो कोटि हुई 5 गुना 1 हुई, लेकिन यहाँ पे स्तंभ हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ठीक है, आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, पंक्ति आव्यूह, जैसे स्तंभ आव्यूह में हमारा स्तंभ हमेशा एक होता था, वैसे ही पंक्ति आव्यूह में हमारा पंक्ति भी हमेशा क्या होगा, एक होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे वैसे आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होता है, अर्थात 1 गुना n कोटि के आव्यूह को क्या कहते हैं, हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। यानी कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 6 4 3 2 1 लेते हैं, और इसमें देखिए पंक्ति हमेशा एक रहेगा, स्तंभ कितना भी रहेगा। जैसे इसका देखेंगे तो क्या बनेगा, 1 गुना 1 2 3 4 5 कॉलम है तब 5, तो इसकी जो हमेशा जो पंक्ति होगी हमेशा क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, उसके बाद वर्ग आव्यूह, वैसे आव्यूह जिसमें पंक्ति के यहाँ पे संख्या होगा, पंक्ति की संख्या स्तंभ के संख्या के क्या होती है, बराबर होती है, अर्थात m बराबर n, यानी इसमें पंक्ति भी बराबर होगा और स्तंभ, पंक्ति जितना होगा उतना ही क्या होगा, स्तंभ होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 रो हो गए और 2 कॉलम, फिर 3 रो और 3 क्या हो गए, कॉलम हो गए, तो 2 गुना 2 3 गुना 3, ये मतलब वर्ग आव्यूह आपको कभी भी 4 गुना 4 5 गुना 5, मतलब रो और कॉलम आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, r बराबर क्या हो जाएगा, c के। ठीक है, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह वैसे आव्यूह जिसमें
विकर्ण को छोड़ के सभी अव्यय क्या होते हैं, शून्य होते हैं। यानी आपका क्या होगा, कोई भी मान लीजिए कि एक आव्यूह लेते हैं, ठीक है, आव्यूह एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे 6 0 0 2 3 फिर 0 फिर 0 0 और 1। तो यहाँ पे कह रहा है वैसे अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। तो आप खुद सोचिए क्या क्या यह विकर्ण अवयव होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके एक अवयव शून्य नहीं है। ये जो विकर्ण है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाकी सब अव्यय शून्य होते थे। ये क्या हो गया, एग्जाम्पल गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, 6 0 0 0 2 फिर 0 3 0 4। अब देखिए तो ये क्या, ये विकर्ण अवयव है। तो आप बोलिएगा हाँ ये विकर्ण अवयव, क्योंकि इसके सभी विकर्ण क्या है, विकर्ण हमेशा क्या है, अंक रहेंगे, और बाकी क्या हो जाएंगे, अव्यय इसके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। सॉरी ये भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अदिश अवयव। अब एक विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण का अव्यय समान होता है, यानी एक विकर्ण अवयव ही लेना है, ठीक है, लेकिन उसके विकर्ण के जो अव्यय होंगे समान होंगे। जैसे मान लीजिए 5 ही लेते हैं, तो 0 0 फिर 0, ये भी विकर्ण हमेशा क्या हो जाएगा, समान होगा। अगर ये विकर्ण 5 5 है तो ये क्या हो जाएगा, अदिश अवयव होगा। फिर 4 4 रहता है तो अदिश अवयव, लेकिन इसके अव्यय क्या होने चाहिए, शून्य होना चाहिए। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, 4 3 2 फिर 0 0, ठीक है। क्या ये देखिएगा ये अदिश अवयव है, तो आप बोलिएगा नहीं अदिश अवयव है, क्योंकि इसके विकर्ण समान नहीं है। फिर तत्समक अवयव, एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अव्यय एक होते हैं, अर्थात शेष अव्यय क्या होते हैं, शून्य होते हैं। विकर्ण के सभी अव्यय, यानी आप एग्जाम्पल लीजिएगा तो इसके जो विकर्ण होंगे हमेशा क्या होंगे, एक होंगे, या बाकी सभी अव्यय क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसी को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या तत्समक अवयव कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक, शून्य अवयव किसे कहते हैं, तो वैसे अवयव जिनके सभी अव्यय क्या हो, शून्य हो। एग्जाम्पल के लिए पूरा के पूरा कितने होंगे, शून्य होंगे। ये 2 गुना 2 का था, फिर ये 3 गुना 3 का अव्यय हो गया, भी क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी अव्यय मतलब इस शून्य अवयव के जितने भी अव्यय होंगे सारे आपस में क्या होंगे, शून्य होंगे, ठीक है। आपको एक और चीज़ बताना था कि अव्ययों की संख्या क्या होती है, ठीक है। अब आप कैसे जानेंगे कि अव्ययों की संख्या कितनी होगी, अव्ययों की संख्या कैसे जानेंगे, तो जो इसकी कोटि होगी, जैसे R गुने C होगा, इसको आपस में आप गुना कर दीजिएगा, और जो भी आएगा वो आप क्या हो जाएगी, अव्ययों की संख्या हो जाएगी। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक अवयव दिए 2 4 3 2 दिए, ठीक है, और इसमें पूछेगा कि अव्ययों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, अव्ययों की संख्या। तो आप कैसे जानिएगा कि अव्ययों की संख्या कितनी है, तो इसके रो कितने हो गए, 2, और कॉलम कितने हो गए, 2, तो 2 गुना 2 कितने होते हैं, 4। तो इसमें टोटल अव्यय कितने होंगे, 4। ये तो हो गया फॉर्मूला के हिसाब से। अगर नहीं भी याद होता है तो आप इसको गिन लीजिएगा, 1 2 3 4, 4 के 4 हो गए आंसर, ठीक। और एक और चीज़, मान लीजिए कि आपको आप कोई भी अव्यय के स्थान बताने, तो वो आप कैसे बताइएगा, तो यहाँ पे ये रो R1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 9 0 1 हो गया, फिर ये R2 हो गया और R3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, ये 3 गुना 3 का है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि इसकी स्थिति क्या है, तो आप इसकी स्थिति कैसे बताइएगा, इसका पोजीशन कैसे बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे आप सोचिएगा कि ये हमारा अव्यय है जिसको A से डिनोट किए हैं, तो यहाँ इसका प्रथम मतलब पहिलका रो और पहिलका कॉलम, तो इसको A1 और 1 बोलेंगे, ठीक है। मतलब इसके रो भी एक है और कॉलम भी एक ही है। उसके बाद ये कॉलम 2 हो गया, फिर कॉलम 3 हो गया, ठीक है, फिर R2 हो जाएगा और R3 हो जाएगा कॉलम, फिर यहाँ पे A हो गया। अब इसकी स्थिति जाननी है तो कैसे जानेंगे, तो पहिलका रो यानी R1 का मतलब पहिलका रो और दूसरी का कॉलम, तो A1 2, फिर पहिलका रो तीसरी का कॉलम, उसके बाद A दूसरी का रो पहिलका कॉलम, फिर दूसरी का रो और दूसरी का कॉलम, यहाँ से देखिए फिर दूसरी का रो और तीसरी का कॉलम, फिर ऐसे ही इसका भी स्थान देखेंगे, तीसरी का रो और पहले का कॉलम हो जाएगा, फिर देखिए तीसरी का रो हो जाएगा और दूसरी का कॉलम,
फिर तीसरी का ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ पूछता है कि ये थ्री क्या होंगे, तो यानी तीसरी का रो का तीसरी का कॉलम, तो तीसरी का रो और तीसरी का कॉलम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। फिर 22 पूछेगा तो दूसरी का रो और दूसरी का कॉलम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 1 यानी पहली का रो और दूसरी का क्या हो जाता है कॉलम हो जाता है। तो पहली का रो में खोजेंगे तो पहली का रो हो गया और कॉलम कितना दूसरी का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं सीधे एक्सरसाइज पर। चलिए मिलते हैं इसके एक्सरसाइज पर अगले वीडियो में। थैंक यू।